किसी गांव में मनोहर नाम का एक आदमी रहता था। वो खेती किसानी करता था, लेकिन उसके बहुत सारे खेत थे, तो अच्छा खासा कमा लेता था। लेकिन ये सब संभालने के लिए उसका कोई लड़का नहीं था। उसकी लगातार 9 बेटियां पैदा हो चुकी थी, सिर्फ बेटे की चाह में। वो सभी की सभी काली थीं। मनोहर की बीवी फिर से प्रेग्नेंट हो गई। शकुंतला, इस बार ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि लड़का ही हो। प्रार्थना तो मैं हर बार कर देती हूँ, पर भगवान जो चाहेगा वही तो होगा ना। बार बार गर्भवती होने की वजह से शकुंतला की हालत भी खराब हो रही थी, लेकिन इस बार भी शकुंतला ने एक लड़की को जन्म दिया। मनोहर के घर में पूरी तरह से मातम छा गया था। कितनी प्रार्थनाएं की, कितनी मेहनत की, लेकिन सबके बावजूद एक और कलंकिनी पैदा हो गई इस घर में। ये सब सुनकर शकुंतला को बहुत कष्ट होता था, क्योंकि वो अपनी 10 बेटियों से बहुत प्यार करती थी। मनोहर ने भी हार ना मानने की जिद कर रखी थी। 1 साल बाद शकुंतला फिर से गर्भवती हो गई। शकुंतला, अगर इस बार बेटा पैदा ना हुआ ना, तो मैं तुम्हें और तुम्हारी इन 10 काली बेटियों को इस घर से भगा दूंगा। इस बार शकुंतला घबरा गई। ये तो ऊपर वाले की महिमा थी कि इस बार शकुंतला ने एक बेटे को जन्म दिया। मनोहर खुशी से पागल हो चुका था। उसने पूरे गांव को लगातार 1 महीने तक खाना खिलाया, खूब जश्न मनाया और धीरे धीरे उसका लड़का रौनक जवान हो गया। रोहन स्मार्ट और हैंडसम था, जबकि उसकी 10 बहनें बहुत काली थीं। इस वजह से उनसे कोई प्यार भी नहीं करता था, शकुंतला के अलावा। एक सुबह बेटियों ने पिज्जा बनाया। पापा, हम लोगों ने आपके लिए अपने हाथों से पिज्जा बनाया है। अपनी मनहूस सूरत लेकर मेरे पास मत आया करो, चल भाग यहाँ से। इस तरह मनोहर हर वक्त अपनी काली बेटियों की बेइज्जती किया करता था। एक दिन रौनक को किसी लड़की से प्यार हो गया और मनोहर ने अपने बेटे की बात को तुरंत मानते हुए उसकी शादी करा दी। शादी के बाद जब रौनक की बीवी शालू पहली बार उसके घर आई, तो मनोहर ने उसका खूब स्वागत किया। आओ आओ बहू, तुम इस पीढ़ी की होने वाली मालकिन हो। ये सब कुछ तुम्हारा है, जैसा मन करे वैसा करो। शादी के बाद जो मेरे पति का है वो मेरा तो वैसे भी है, इसमें कोई नई बात तो नहीं है ससुर जी। हाँ पिताजी, शालू बिल्कुल सही कह रही है। चलो बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। 10 नौकरानियां होने के बावजूद हमारी बहू खाना बनाएगी। बहू, तुझे खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। रिया, रिंकी, पिंकी, सब लोग जल्दी से हम सबके लिए खाना बनाओ। जी पिताजी। थोड़ी देर बाद शालू की 10 काली ननद अच्छा खाना बनाकर ले आई। उन लोगों ने खाना सर्व किया। सब लोग खाने लगे और वो 10 बहनें वहीं खड़ी रहीं। अब तुम लोग अपनी काली कलोटी शक्ल लेकर यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ, अपने अपने कमरे में जाओ। अब बहू के सामने भी हमारी बेटियों की बेइज्जती कर रहे हैं। वो घर की नौकरानियां नहीं, बल्कि हमारी बेटियां हैं। बेटियां है तभी घर में रहने दे रहा हूँ, वरना कब का निकाल कर बाहर फेंक चुका होता। तुम्हें ज्यादा लगाव है ना अपनी बेटियों से, तो उन्हें लेकर निकल जाओ इस घर से। ये सुनकर शकुंतला को बहुत बड़ा सदमा लगा। उसे उसी वक्त दिल का दौरा पड़ा और वो ये दुनिया छोड़कर चली गई। 10 बेटियों का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि उनकी माँ के अलावा उन्हें कोई प्यार नहीं करता था। माँ, आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर क्यों चली गई? हम आपके बिना इस दुनिया में क्या करेंगे? हमें नहीं जीना, हम भी आपके पास आना चाहते हैं माँ। चलो चलो, बहुत हो गया रोना धोना। तुम्हारे रोने से वो वापस नहीं आएगी। अंतिम संस्कार का टाइम हो रहा है। शालू की सभी ननद रो रही थी। मनोहर और रौनक ने मिलकर शकुंतला का अंतिम संस्कार कर दिया। अब उसकी बेटियां उदास रहने लगी। इधर जब शालू को पता चला कि उस घर में उसकी नंदों की कोई इज्जत नहीं थी, तो अब शालू अपनी 10 ननद पर हुक्म चलाने लगी। रिया, दिया, पिंकी, चिंकी, मिंकी, सब लोग मेरे पास आओ और मेरे पैर दबाओ। अरे खड़े खड़े देख क्या रही हो, सुनाई नहीं दिया? तभी वहां पर मनोहर और उसका बेटा रौनक भी आ गया। रिया, तुम्हारी भाभी जो कह रही है वो करो। मुझे तो शर्म आती है तुम सबको अपनी बहन कहने पर। पिताजी, आपने इन कलंकियों को पैदा ही क्यों किया? अरे क्या करूं बेटा, तेरे इंतजार में इन सभी की लाइन लग गई। तो इस तरह शकुंतला के जाने के बाद शालू के नंदों की हालत उस घर में नौकरों से भी बदतर हो गई। एक रात 10 बहनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। दीदी, भाभी, भैया, यहाँ तक कि हमारे पापा हमारे साथ तो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हम लोगों ने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। हमें अब इस घर में नहीं रहना चाहिए, लेकिन इस ठंड में हम जाएंगे कहाँ? दुनिया हमसे नफरत करे वो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारे सगे भैया, भाभी और पिताजी नफरत करे ये हमसे देखा नहीं जाएगा। हमारी माँ ने हमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, खाना बनाना, यहाँ तक कि पढ़ा लिखा भी दिया है। हम कुछ न कुछ तो जरूर कर लेंगे। तो फिर ठीक है, अभी सब लोग सो रहे होंगे, निकल लेते हैं यहाँ से, फिर जो भी होगा देखा जाएगा।
दसों बहनों ने अपने अपने कपड़े बैग में रखे और रातों रात बाहर निकल गई। रात भर वो सब एक बस स्टेशन पर बैठी रही। अगली सुबह वो सब उठकर कहीं रहने का जुगाड़ बनाने लगी। पैदल चलते चलते उन्हें एक झोपड़पट्टी वाला इलाका दिखाई दिया जहां सब भिखारी रहते थे। उन बहनों ने भी अपने बैग से कुछ चादर निकाली और उसी का तंबू बनाकर रहने लगी। उन लोगों ने तंबू के बाहर ही चाय समोसा बेचना शुरू कर दिया और तंबू के अंदर कढ़ाई बुनाई सिलाई का काम शुरू कर दिया। तभी कुछ लोग चाय समोसे लेने उसकी दुकान पर आए। बिटिया, तुम लोगों ने ये काम बहुत बढ़िया किया। इस ठंड के मौसम में हमारे आसपास चाय पकोड़े की दुकान नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ उस घर में अब शालू, रौनक और मनोहर ही बचे थे। एक रात शालू ने कहा, रौनक, अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है, सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो जानी चाहिए और तुम्हारे पिता को 4 धाम की यात्रा पर निकल जाना चाहिए। हम लोगों को यहाँ प्राइवेसी मिल ही नहीं पाती है। तुम सही कह रही हो शालू। अगले दिन रौनक ने अपने पिता से बात की और उसने सारी जायदाद उसके नाम कर दी। पिताजी, मैं सारे खेत भी संभालता हूँ और अपनी नौकरी भी संभालता हूँ। हमें भी प्राइवेसी चाहिए। अब आप अपने लिए कहीं और देख लीजिए, हम आपको नहीं रख सकते अपने साथ। ये सुनकर मनोहर को बहुत बड़ा झटका लगा। मनोहर अकेले में बैठा ये सब सोच ही रहा था कि तभी शालू उनका बैग पैक करके ले आई। ससुर जी, मैंने आपका बैग पैक कर दिया है, जहां भी रहे खुश रहे। इस तरह रौनक और शालू ने मिलकर मनोहर को घर से निकाल दिया। मनोहर इधर उधर भटकने लगा। वो बूढ़ा भी हो चुका था। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो वो किसी वृद्धाश्रम में चला गया और वहीं रहने लगा। वहीं दूसरी तरफ शालू की 10 काली नंदों का काम बहुत अच्छा चलने लगा। पिंकी, अच्छा हुआ तुम्हारे कहने पर हम उस घर से निकल आए थे। हमारी शक्ल की वजह से ना सही, लेकिन हमारी कामयाबी की वजह से लोग हमारी इज्जत तो करने लगे हैं। दीदी, इस दुनिया में हम जैसे बहुत सारे लोग हैं। हमने इतना पैसा कमा लिया है तो थोड़ा बहुत किसी आश्रम में दान कर देते हैं। अगले दिन वो 10 बहनें एक आश्रम में पहुंची। सर, हम सभी बहनें खुद का बिजनेस करते हैं। जब हमने लोगों को परेशान देखा तो सोचा लोगों की मदद करनी चाहिए। हम कुछ पैसे दान करने आए हैं। तुम जैसे बच्चे अगर हर किसी के घर होने लगे तो इस देश में वृद्धाश्रमों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर, पैसा देने के बाद वो 10 बहनें बाहर आ गई। तभी उन्होंने आश्रम के आंगन में अपने पिता को देखा। पिताजी, आप यहाँ कुछ दान करने आए क्या? चलिए, कम से कम एक काम तो अच्छा किया आपने। अपनी बेटियों को देखकर मनोहर की आंखों में आंसू आ गए। मेरे पास कुछ बचा ही नहीं बेटा, मैं क्या दान करूंगा? बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। पिताजी, आप यहाँ वृद्धाश्रम में नहीं रहेंगे, चलिए हमारे साथ। तुम लोगों के साथ? कहाँ रहती हो तुम लोग? अरे चलिए, तो सब पता चल जाएगा। 10 बेटियां जब अपने पिता को अपने घर लेकर गई तो मनोहर दंग रह गया, क्योंकि उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था और घर भी बहुत अच्छा था। वो 10 बेटियां मिलकर अब अपने पिता की खूब सेवा करने लगी। मेरी बच्चियों, आज मुझे समझ में आ रहा है कि सिर्फ बेटे ही नहीं, बेटियां तो वो कर सकती हैं जो बेटे नहीं कर सकते। बेटे के लालच में मैं पागल हो गया था। इतने में वहां पर मनोहर का बेटा रौनक और शालू पहुंच गए। चलो, अच्छा है ससुर जी, आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ। ये लीजिए पेपर्स, आपकी जायदाद आपको मुबारक हो। हमने तो ये सब सिर्फ इसलिए किया था कि आप लड़के और लड़कियों में अंतर करना बंद कर दें। हाँ पिताजी, ये सब मैंने शालू के कहने पर किया। मैं बचपन से देखता चला आ रहा था कि आप सबसे ज्यादा मुझसे ही प्यार करते थे और मेरी बहनों से नफरत करते थे। तुम मुझे भी खुद पर घमंड आ गया था, लेकिन शालू ने मुझे सही राह दिखाई। क्या? हाँ ससुर जी, मैं जानबूझकर अपनी नंदों पर हुक्म चलाती थी, उनके साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार करती थी। ये सब मैं जानबूझकर करती थी क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि अगर मैं आपकी बेटियों के साथ जानवर जैसा बर्ताव करूं तब तो आपको बुरा लगेगा ही, पर आपको तब भी बुरा नहीं लगा। एक लड़की होने के नाते मुझे अपनी नंदों पर बहुत तरस आया। मुझे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब आपकी वजह से आपकी बेटियां घर छोड़कर चली गई और आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। तब मैंने रौनक को समझाया और ये प्लान बनाया। तो इस तरह मनोहर ने लड़के लड़कियों या गोरे काले में भेद करना बंद कर दिया। अब सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रहने लगे। शालू की नई नई शादी हुई थी। वो अपने पति राकेश के साथ जैसे ही घर में एंटर हुई वैसे ही राकेश की बुआ, फूफा, चाचा, नानी, मौसी, मौसी की लड़कियां, बुआ की लड़कियां सब की सब शालू की तरफ भागने लगी। उसकी जेठानी दूर खड़ी थी, उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सोचा, इन सबको अचानक क्या हो गया? जब मैं इस घर में पहली बार आई थी तब तो ऐसा नहीं हुआ था। शालू के अंदर ऐसा क्या है? मैं भी जरा जाकर देखती हूँ। उनका 2 माले का मकान था। जेठानी शालू की तरफ भागकर जा ही रही थी कि तभी नीचे से किसी की आवाज आई।
मात्र 100 रुपए में एक से बेहतरीन 5 साड़ियाँ ले लो। अगर आप 5 साड़ियाँ खरीदती हैं तो इनाम भी निकल सकता है। देवरानी हो या जेठानी, सब पहनेंगी मेरी सस्ती साड़ी, वो भी एक से एक बेहतरीन बनारसी साड़ियाँ। जेठानी एक नंबर की लालची थी। वो शालू की तरफ जाते हुए अचानक बालकनी की तरफ मुड़ गई और बाहर आकर देखा तो एक फेरी वाला बहुत ही खूबसूरत सस्ती सस्ती साड़ियां बेच रहा था। अरे ओ साड़ी वाले भैया, क्या सच में 100 की 5 साड़ियां बेच रहे हो? हाँ मैडम, लेकिन आप तो अच्छे घर की लगती हैं, ये सभी साड़ियाँ सेकंड हैंड है। अरे जाओ जाओ भैया, नहीं चाहिए। इतनी भी लालची नहीं हूं मैं कि किसी दूसरे की उतरी हुई साड़ियां पहन लूं। शालू फिर से भागकर अंदर गई तो देखा कि सभी रिश्तेदार शालू के लंबे खूबसूरत और घने बालों को देख रहे थे और उन्हें सहला रहे थे। राकेश बेटा, तेरी किस्मत बड़ी अच्छी है। बहू अगर अपने बाल लहरा देना तो सच में घटा छा जाएगी। अरे बुआ, आप लोग तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। तभी बीच में उसकी जेठानी बोल पड़ी। शालू बिल्कुल सही कह रही है, आप लोग कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। हम लोग क्या यहाँ गंजे खड़े हुए हैं? हमारे भी तो बाल हैं। तभी राकेश की मौसी ने कहा, जेठानी हो, जलन तो होगी ही। मुझे भला इससे क्यों जलन होने लगी? मैंने आज शैम्पू नहीं लगाया, वरना मेरे बाल तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। क्या मस्त जोक मारा तूने बहू। अरे तेरे बाल और शालू के बालों में जमीन आसमान का अंतर है। जेठानी को बहुत जलन हुई। वो अपना मुंह सिकोड़कर अपने कमरे में चली गई। रात में उसने अपनी एक सहेली को फोन किया। सुन, तेरी नजर में कोई आदिवासी बाबा है क्या? मुझे ऐसा कोई आदिवासी तेल चाहिए जिससे मेरे बाल हद से ज्यादा लंबे, घने और खूबसूरत हो जाएं। तुझे भी वही तेल चाहिए क्या? यार मैं तो कल जा ही रही हूँ तेल लेने। एक बाबा का पता चला है, उनके तेल से बाल अगले दिन से ही बढ़ने चालू हो जाते हैं। तू चलेगी तो अच्छा रहेगा, मुझे कंपनी मिल जाएगी। वाह, अच्छा हुआ मैंने तुझे फोन कर लिया। कल तू अपनी स्कूटी लेकर घर आ जाना। अगली सुबह जल्दी से उठकर जेठानी अपनी सहेली के साथ किसी बहुत बड़े घने जंगल के अंदर आदिवासी बाबा के पास पहुंच गई। आदिवासी बाबा ने उन दोनों को बाल लंबे घने करने के लिए एक बोतल में तेल दे दिया। बाबा, क्या आपके पास कोई ऐसा तेल है जिसे लगाते ही वो हमेशा के लिए गंजा हो जाए? तू पागल हो गई है क्या? गंजा होने वाले तेल का क्या करेगी तू? हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक ऐसा तेल है जिसे लगाते ही किसी के भी बाल जड़ से गायब हो जाएंगे। अरे वाह बाबा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे एक बोतल वो वाला तेल भी दे दीजिए। बाबा ने उसे बाल झड़ने वाला भी तेल दे दिया। जब पैसे देने की बारी आई तब जेठानी ने कहा, यार मैं जल्दी जल्दी में अपना पर्स लाना तो भूल ही गई। ऐसा कर, तू मेरे भी पैसे दे दे, मैं तुझे बाद में दे दूंगी। आज तक दिया है जो बाद में देगी। ये लो बाबा जी पैसे, चल चलते हैं। दोनों तेल लेकर अपने अपने घर आ गए। रात में जब शालू सो रही थी तब उसकी जेठानी चुपके से उसके कमरे में आई और बाल झड़ने वाला तेल उसके सिर में लगा दिया। अगली सुबह नहाते हुए शालू ने जैसे ही अपने सिर पर पानी डाला, वैसे ही उसके सारे बाल उसके हाथ में आ गए। उसने खुद को आईने में देखा तो पहचान ही नहीं पाई, क्योंकि उसके सारे बाल गिर चुके थे। ये सब क्या हो गया? मेरे इतने काले घने और सुंदर बाल टूट गए। मैं पूरी तरह से गंजी हो गई। दीदी, दीदी देखो क्या हो गया। चीखते चिल्लाते शालू बाहर आई तो बाहर उसकी जेठानी खड़ी थी, जो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। तू अपने बालों पर कुछ ज्यादा ही घमंड करती थी ना, इसीलिए ऊपर वाले ने तुझे गंजा कर दिया। अब यहाँ खड़े खड़े आंसू मत बहाओ। आज के बाद तू नीचे वाले माले में रहेगी। और हाँ, टाइम पर ऊपर आकर खाना बना देना, वरना अपने मायके चली जाओ। शालू बेचारी सीधी सादी थी। उसने पहले खाना बनाया, फिर अपना सारा सामान लेकर नीचे वाले माले में चली गई। उसने अब आईना देखना बंद कर दिया था। दिन भर वो अपने कमरे में बैठकर रोती रही। बाहर ठंड का मौसम था। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? आखिर मैंने कौन से ऐसा पाप किया था जिसकी तूने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? वहीं दूसरी तरफ जेठानी ने जब खुद को आईने में देखा तो उसके बाल पहले से अब काफी लंबे और घने हो चुके थे। अब धीरे धीरे उसे अपने बालों पर घमंड होने लगा। शालू, जल्दी से ऊपर आ और मेरे लिए चाय पकौड़े बना दे। सुनाई दिया कि नहीं? आ रही हूँ दीदी। जेठानी शालू से बिल्कुल नौकरों जैसा बर्ताव करने लगी। उसका पति भी अब उसे भाव नहीं देता था। फिर एक दिन जेठानी की वही सहेली उससे मिलने उसके घर पहुंच गई। उसने नीचे शालू को देखा। शालू के घर में एक गंजी औरत कौन रहने आई है? ऊपर जाकर शालू से पूछ लेती हूँ, शायद कोई किराएदार होगी। उसने नीचे ही अपनी स्कूटी खड़ी कर दी और ऊपर शालू से मिलने पहुंच गई। तू यहाँ मुझसे पैसे मांगने आई है क्या? यार, जब मुझे अच्छी तरह पता है कि तू मेरे पैसे नहीं लौटाने वाली, तो मैं भला झूठी उम्मीद लेकर तेरे पास क्यों आऊंगी? तू मुझे ये बता कि तू बाल झड़ने वाला तेल क्यों लेकर आई थी?
मेरे मन में अभी तक वो सवाल गूंज रहा था, इसीलिए मैं तुझसे पूछने चली आई, क्योंकि फोन तो तू मेरा उठाती नहीं है ताकि पैसे न देने पड़ जाएं। सुन, किसी को बताना मत। दरअसल मेरी नई नई देवरानी जैसे इस घर में आई, वैसे ही उसके लंबे घने और खूबसूरत बालों को देखकर सारे रिश्तेदार, सारे मोहल्ले वाले उसकी तारीफ करने लगे। मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसको अपने बालों पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था, इसीलिए मैंने वो तेल खरीदा उससे बदला लेने के लिए। अब तो वो मेरे इशारे पर नाचने लगी है, कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता। यार पागल है तू, देवरानी जेठानी में नोकझोंक तो होती रहती है, लेकिन ये तूने अपनी देवरानी के साथ बहुत गलत किया है। वैसे तेरी देवरानी है कहाँ, कहीं दिखाई नहीं दे रही। उसे मैंने नीचे वाले फ्लोर पर भेज दिया है। उसका चेहरा देखने लायक नहीं है, इसलिए वो बस एक नौकरानी की तरह इस घर में रहती है। ये सब सुनकर उसकी सहेली को बहुत बुरा लगा। वो समझ गई कि जिसे उसने अभी थोड़ी देर पहले नीचे देखा था वही उसकी देवरानी होगी। खैर, उसकी सहेली वहां से निकल आई। फिर उसने बालकनी की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था, इसलिए वो चुपचाप शालू के कमरे में घुस गई और उससे बातचीत करने लगी। ये ऊपर आपकी जेठानी रहती है ना, मैं उनकी सहेली हूँ, उनसे मिलने आई थी तो सोचा आपसे भी मिल लूं। अच्छा, आप दीदी की सहेली हो, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। शालू चाय बनाने चली गई। इधर जेठानी की सहेली, ये तो अपनी जेठानी की बहुत इज्जत करती है। इतनी सीधी सादी लड़की के साथ उसने बहुत गलत किया, मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी। खैर, शालू चाय बनाकर लाई और दोनों पीने लगे। तभी उसकी सहेली ने शालू को सारी सच्चाई बता दी कि वो गंजी कैसे हुई थी। उसके बाद जेठानी की सहेली ने शालू को एक प्लान भी समझा दिया। अगले दिन एक लड़की माया शालू के घर आई। शालू माया को लेकर अपनी जेठानी के पास चली गई। नमस्ते, मैं शालू की दोस्त हूँ। एक्चुअली जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ उस ब्रांड के लिए हमारी कंपनी को एक मॉडल की जरूरत है। पैसे भी खूब मिलेंगे और आप खूबसूरत भी बहुत हैं, लेकिन एक शर्त है, उसके लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जो पूरी तरह से गंजी हो। मैंने शालू से बात की तो उसने तो मना कर दिया। शालू की जेठानी तो लालची थी ही, उसने तुरंत हाँ कर दिया। अगले दिन उसने अपने सर पर भी बाल झड़ने वाला तेल लगा लिया और पूरी तरह से गंजी हो गई। शाम को जब शालू और उसकी सहेली उससे मिलने आए तब, देखिए हमें किसी मॉडल की जरूरत नहीं है, हमने तो बस आपको आपकी गलती का एहसास कराने के लिए प्लान बनाया था। आपने जानबूझकर मेरी सहेली को गंजा किया ना, क्योंकि आप उससे जलती थी। ये सब तुम लोग को कैसे पता चला? इतने में वहां पर उसकी सहेली आ गई। ये सब इन लोगों को मैंने बताया। मेरी सहेली होकर तू उसका साथ दे रही है? अब तुझे पता चला एक स्त्री जब गंजी होकर समाज में रहती है तो उसे कैसा महसूस होता होगा। जेठानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। शालू मुझे माफ कर दे, ये सब मैंने जलन की वजह से किया। चलो उन बाबा के पास इसका इलाज तो होगा ही। हाँ ठीक है चल, मैं भी चलती हूँ, लेकिन हाँ इस बार अपना पर्स मत भूलना, क्योंकि शालू के पैसे भी तू ही देगी, क्योंकि गलती तेरी थी। हाँ इस बार मैं ही सारे पैसे दूंगी और रास्ते में सबको गोलगप्पे भी खिलाऊंगी। इसके बाद बाबा ने उन दोनों को एक ऐसा तेल दिया जिससे 1 महीने में ही उन दोनों के बाल पहले जैसे लंबे और घने हो गए। अब दोनों देवरानी और जेठानी एक साथ प्यार से रहने लगी।